प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में ग्रामीण और नगरीय भिन्नताएं और सातत्य रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस एंड कंटिन्यू के अंतर्गत नगरीय समुदाय के अर्थ और परिभाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो जब हमने बनाए थे तो उसमें हमने भारतीय ग्रामीण समुदायों का अर्थ और परिभाषाओं के विषय में जिक्र किया था। भारतीय ग्रामीण समुदाय की जो विशेषताओं की जहाँ तक बात है वो भी हमने पूर्व की वीडियो में बता दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नगरीय समुदाय का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। यूँ तो ऐसा माना जाता है कि नगर जो है वो प्राचीन काल से ही विद्यमान है, लेकिन इनकी उत्पत्ति और विकास को लेकर के कोई सुनिश्चित समय अवधि उपलब्ध नहीं है। इनका कोई इतिहास हमें जो निश्चित टाइमिंग इसकी बता दे, निश्चित समय सीमा इसकी बता दे, कालक्रम इसका बता दे, ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी नगरीय समुदाय को ऐसा माना जाता है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों साथ साथ चलने वाली एक प्रक्रियाएं हैं और नगरों का जो इतिहास है वो ये कहता है कि नगर नियोजित ढंग से बसाए गए थे और कुछ ग्रामीण समुदाय जो है वो भी परिवर्तन के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर नगरों का रूप धारण कर चुके थे और आज नगरीय जीवन में निवास करने वाले सदस्यों के जीवन स्तर उच्च, विकसित संस्कृति, सभ्यता और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर उचित श्रेणी का शहर का दर्जा उसे दिया गया है। नगर शब्द जो है वो नगरी से बना है और जिसका अर्थ है नगरों से संबंधित। और वैसे तो शहरी समुदाय को एक सूत्र में बांधना अत्यधिक कठिन है, यद्यपि जब भी हम नगरीय समुदाय को देखते हैं और वहाँ के विचारों से पूर्ण अवगत हैं, लेकिन उसे परिभाषित करना काफ़ी कठिन है। कुछ विद्वानों ने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया है। मैकाइवर के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के विषय में बताया कि इन दोनों के मध्य कोई ऐसी एक सुस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है जो ये निश्चित कर दे कि यहाँ से या इस बिंदु विशेष से नगर की सीमाएं शुरू होती है और देहात का समापन होता है। या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि ग्राम का विकास यहाँ तक है और यहाँ से फिर नगर का विकास शुरू हो जाता है। ऐसा कोई सीमांकन या ऐसी कोई सीमा रेखा या सीमा बिंदु हमें दिखाई नहीं देता है। आज हम इसकी परिभाषाओं के विषय में बात करें तो पहली परिभाषा गेस्ट और हेल्बर्ट की लेकर के चलते हैं कि सभ्यता के जन्म के समान ही नगरों का जन्म भूत के अंधकार में खो गया है। नगर की अवधारणा को ग्रामीण अवधारणा के संदर्भ में देखा जा सकता है।
और विभिन्न विद्वानों ने जो वो नगर को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। पहली परिभाषा जो है वो विल्कॉक्स की जो नगर को परिभाषित करते हैं, इन्होंने मुख्य रूप से व्यवसाय के आधार पर परिभाषा देते हुए लिखा है कि जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव, और जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं उसे नगरों की श्रेणी में रखा गया है या नगर कह सकते हैं। लुईस वर्थ की परिभाषा में ये कहा गया कि समसामयिक दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नताओं वाले व्यक्तियों के बड़े और घने बसे हुए स्थायी निवास के रूप में दी जा सकती है। और उसके बाद आती है जनसंख्यात्मक परिभाषा। जैसा कि नाम से ही अपने स्पष्ट है कि जनसंख्यात्मक परिभाषा जो है वो जनसंख्या को आधार मान करके, और इस परिभाषा के जो मूल तत्व हैं वो जनसंख्या पर आधारित है और जनसंख्या के आधार पर ही नगरों को परिभाषित किया गया है। जैसे फ्रांस में 2000 से अधिक, मिस्र में 11,000 से और अमेरिका में 25,000 से और भारत में 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगरों के नाम से परिभाषित किया गया है। और भारत में 5,000, सॉरी उसमें लिख दिया था वो 5,000 नहीं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर कहा गया है। 5,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले को यहाँ हम कस्बे के नाम से परिभाषित करते हैं। और गांव और नगरों के बीच का जो एक श्रेणी क्रम है या बीच का जो स्तर है वो हमारा कस्बा है। थियोडोरसन की परिभाषा में नगर को परिभाषित करते हुए लिखा गया कि नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनसंख्या घनत्व, उच्च जनसंख्या घनत्व कब होगा? जब जनसंख्या अधिक होगी। और गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता या प्रधानता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च श्रेणी का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। नगरीय समुदायों की विशेषता, जनसंख्या की विभिन्नता, अवैयक्तिक एवं द्वैतिक संबंधों का प्रचलन तथा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आदि है। यहाँ नियंत्रण को भी आधार माना गया। नियंत्रण मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के जो नियंत्रण हमने पढ़े थे पूर्व की कक्षाओं में, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक नियंत्रणों में हमने ये कहा कि पाप पुण्य की अवधारणाओं को लेकर के, स्वर्ग नरक की अवधारणाओं को लेकर के जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का जो कार्यक्रम या जो कार्य किया जाता है, ऐसे संस्थाओं, ऐसे नियंत्रण को हम कहते हैं कि वो औपचारिक है। धर्म और धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर जो नियंत्रण है। और दूसरा जो हम कहते हैं लिखित कानूनों या वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है वो हमारा औपचारिक नियंत्रण कहलाता है। तो नगरीय क्षेत्र में जो है औपचारिक नियंत्रणों का महत्व अधिक है, अनौपचारिक नियंत्रणों का महत्व नहीं के बराबर है। और इन समस्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समुदाय का अर्थ जनसंख्या की अधिकता वाले समूह, अधिक जनसंख्या घनत्व
श्रम विभाजन और विशेषीकरण, यानी कि जितने काम हैं वो समाज के सदस्यों के अंतर्गत बंटवारे किए और कार्य विशेष को करने के लिए विशेष योग्यताधारी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य विशेष को संपन्न करना, वो विशेषीकरण है, जिसको हम श्रम विशेषीकरण कहते हैं। औपचारिक और द्वैतिक संबंध, नियंत्रण के औपचारिक साधनों का प्रधानता या औपचारिक साधनों का प्राधान्य और लोगों का कृषि के अतिरिक्त या गैर कृषि व्यवसायों में लगे रहना। भारतीय जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार जिस समाज की जनसंख्या 5000 से अधिक हो और जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर या उससे अधिक हो तो वो नगरीय समाज की श्रेणी में रखा जाए। तो विद्यार्थियों, ये तो थी नगरीय समुदाय की विशेषताओं से जुड़ी हुई अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम उसके अर्थ और परिभाषाओं को शामिल करते हैं। और आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।